हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्रेनिंग सेशन में आपको मैं एंडोरा की ड्राइवर सब असेंबली के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंडोरा की ड्राइवर सब असेंबली का कार्य चल रहा है। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं WI डिस्प्ले हो रही है, यानी वर्क इंस्ट्रक्शन। ये आपको बताती है कि आपको अपने कार्य को कैसे करना है। चलिए ये देखिए, ये ऑपरेटर कैसे ड्राइवर प्लेट में 3 पोल कनेक्टर, LNE टैग और M3216 के स्क्रू को इसमें लगा रही है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है और करना भी है कि हमेशा मटेरियल को बीन में रखना है, कोई भी मटेरियल बाहर ना गिरा हो। इससे हमारा शॉर्टेज की दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमेशा कोई भी मटेरियल बीन में होना चाहिए। ये देखिए, ये कैसे M3216 के स्क्रू को उसमें लगा रही है। नेक्स्ट ऑपरेटर एक फिक्सर की मदद से सबसे पहले उस पर नट रख रही है। नट रख के देखिए, अब वो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसको टाइट कर रही है। नेक्स्ट ऑपरेटर उस ड्राइवर प्लेट में सबसे पहले M3x10 के स्क्रू और उसके नीचे स्टार वाशर रख के सबसे पहले एंडोरा प्लेट में लगा के उसके ऊपर पेन वाशर और नट को टाइट कर रही है। इसमें स्टार वाशर का बहुत अहम रोल है। क्योंकि ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कहीं भी लूज फिटमेंट नहीं होता है स्टार वाशर की मदद से। अब देखिए, ये नेक्स्ट ऑपरेटर इस ड्राइवर को इस ड्राइवर प्लेट में लगा रही है। और ड्राइवर प्लेट लगाते समय ध्यान देना है कि ड्राइवर प्लेट में बारकोड लगा होना चाहिए। अगर यदि बारकोड नहीं लगा होता है, उसको रिजेक्शन बीन में रख दी जाए। अगर वो आगे चले आता है तो वो हमारा रिजेक्शन हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि ड्राइवर प्लेट में बारकोड होना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर उसमें एक M3x10 का स्क्रू स्टार वाशर की हेल्प उसमें ड्राइवर प्लेट में लगा रही है और उसके ऊपर स्टार वाशर और नट का फिटमेंट कर रही है। ये देखिए, ये उसमें फिटमेंट कर रही है। और ध्यान देना है कि ड्राइवर हमेशा उल्टा ना लगे। अगर उल्टा लग गया तो ड्राइवर डेड हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसका फिटमेंट प्रॉपर टाइट कर रही है और इंश्योर कर रही है कि कहीं लूज फिटमेंट ना हो। और ऑपरेटर को इस बात का खास ध्यान देना है कि कहीं भी लाइन पे मिस हैंडलिंग ना हो और पेंडिंग ना लगी हो। ये देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर ये 3 कोर सब असेंबली का वायर इस ड्राइवर में लगा रही है। रेड वायर को लाइन में, ब्लैक वायर को न्यूट्रल में और येलो ग्रीन वायर को अर्थिंग के इनपुट में लगा रही है। ये देखिए, और ध्यान देना है कि कहीं भी स्क्रू का हेड ना ख़राब हो। हमेशा कम टॉर्क पे ही आपको इस स्क्रू ड्राइवर को ऑपरेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इसको स्क्रू ड्राइवर का टॉर्क ज़्यादा है, तो आपको इस स्क्रू ड्राइवर का टॉर्क कम कराना है। अब देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर इस 3 पोल कनेक्टर में सोकिंग के लिए वायर लगा रहा है। सोकिंग के लिए हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें सोकिंग करनी है और इनपुट सप्लाई देनी है। हम लाइट को ऑपरेट करना है, इसलिए हमें वायर की बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम वायर को लगा रहे हैं। और इसमें भी खास बात का ध्यान रखना है। हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्रेनिंग सेशन में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बर्निंग टेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, कन्वेंशनल लाइट्स है जिसकी हमें यहाँ पे बर्निंग टेस्ट करनी है। और ये लाइन पे जो आप देख रहे हैं WI लगा हुआ है। WI का मतलब वर्क इंस्ट्रक्शन, यानी कार्य निर्देश, जिसके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को करना है। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हम ट्यूबलाइट लेते हैं और ट्यूबलाइट को जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रिप के साथ जो LH ब्रैकेट लगा हुआ है, LH ब्रैकेट के साथ जो लैंप होल्डर है उसमें हम लाइट को फिट करते हैं। फिर उसके बाद AC सप्लाई से उसको कनेक्ट करके और बर्निंग टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लड़के ने लैंप होल्डर में लैंप को लगाया, फिट किया और इसके बाद AC सप्लाई से उसको बर्निंग टेस्ट कर रहा। ये थी आपकी बर्निंग टेस्ट के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसे आपने अभी देखा। अब इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ सावधानियां हैं जिससे मैं आपको बता दूं। बर्निंग टेस्टिंग करते समय हर पीस की हमें बर्निंग टेस्ट करनी है और लाइन पे कोई पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। पेंडिंग की वजह से
अगर गलती से कोई पीस आगे पास हो गया तो वो पीस मार्केट में जाएगा, जो आगे जाके फेल हो जाएगा। और ये प्रोसेस हमारे लाइन की एक क्रिटिकल स्टेज है, इसलिए इस स्टेज पे हर पीस की हमें बर्निंग टेस्ट 1 by 1। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके बाद मेन एमसीबी को उठाते हैं, ऑन करते हैं। मेन पावर सप्लाई ऑन करते ही आप देख सकते हैं मशीन में 231 वोल्टेज की पावर सप्लाई आ जाती है। जैसा कि वोल्ट मीटर में 231 वोल्टेज की मीटर रीडिंग आ रही है और साथ ही टच पैनल भी ऑन हो जाता है। इसमें हम अपनी भाषा का चयन करते हैं, इंग्लिश या हिंदी। भाषा का चयन करने के बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद जो भी हम इसमें साइकिल टाइम फीड किए हुए रहते हैं वो ओपन हो जाता है और हमारा पैनल एक्टिव हो जाता है चलने के लिए। दोस्तों, पैनल को एक्टिव करने के बाद ऑपरेटर सावधानी पूर्वक एक एक लैंप को पैनल में फीड करता है। वह यह भी ध्यान देता है पैनल पे लगे B22 होल्डर खराब ना हो। हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहने रहता है वो। उसके बाद वह ग्रीन बटन को पुश करता है जिससे कि लैंप स्टार्ट हो जाती है बर्निंग होना। दोस्तों, लैंप को बर्निंग करने के बाद, लैंप को ऑन करने के बाद ऑपरेटर बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक लैंप को देखता है। जो भी इसमें डिफेक्टिव लैंप नज़र आते हैं उसे वो निकाल के रिजेक्शन बिन में डाल देता है। वह NG माना जाता है, नॉट गुड माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, लैंप ने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है। पहले वह वार्म वाइट में जला, उसके तुरंत बाद कूल वाइट में, अब वह रेड लाइट जल रही है। ऑपरेटर ध्यान से हर लैंप को देखता है और वॉच करता है। यदि कोई लैंप अपना कलर नहीं बदलता तो उसे NG माना जाता है। ऑपरेटर ऐसे लैंप को चिन्हित करके निकाल देता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर लैंप एक ही कलर में जल रही है, चाहे वो ग्रीन हो या फिर रेड हो या फिर कूल वाइट हो। इस तरह से हमारी शॉकिंग की पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाउनलाइट लाइन पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज के बारे में। स्टेज का नाम है हॉट सीलिंग। उसके बाद मेन स्विच को ऑन करता है, फिर पैनल पे लगे रेड बटन को ऑन करके फ्यूजिंग फिक्चर को ऑन करता है। यहाँ आप देख सकते हैं 232 या फिर 231 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो फ्यूजिंग फिक्चर है वह 230 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म हो गया है। अब यह ऑपरेटर हाउसिंग को अच्छे से सेट करके फ्यूजिंग फिक्चर पे अपने दोनों पुश बटन की सहायता से फ्यूजिंग करता है और पहला पीस को खुद ही ऑब्जर्वेशन लेता है। यदि फ्यूजिंग फिक्चर वह ठीक पाता है तो वह आगे के कार्य को आरंभ करता है। एक एक करके सावधानी पूर्वक फिक्चर में सेट करता है। फ्यूजिंग फिक्चर में आप जैसे अपने स्क्रीन पे दोस्तों देख रहे हो, फ्यूजिंग फिक्चर के नीचे में 4 पिलर हैं। ये 4 पिलर गर्म हो जाते हैं और हाउसिंग पे लगे 4 पिलर को, प्लास्टिक के 4 पिलर को पिघला देते हैं, जिससे कि हमारा हाउसिंग के 4 पिलर पिघल कर सेट हो जाते हैं। मैं आपको इसके चारों पिलर ऐसे ही खड़े हैं और यह 4 पिलर हमारे फिक्चर के हैं जो कि पूरी तरह गर्म हो जाती है। ये 2 पुश बटन है जिसकी सहायता से हम इसे कमांड देते हैं फिक्चर को और यह फ्यूजिंग फिक्चर प्रेस न्यूमेटिक प्रेशर के माध्यम से प्रेस होती है। दोस्तों, इस तरह आज मैं आप लोगों को सॉयल बेस सब असेंबली फिटिंग के बारे में बताऊंगा। अब इसमें एक WI लगा हुआ है, जैसा देख रहे हैं 3 से 5 kg दिया हुआ है, उसके बीच में ही रखना चाहिए। अब हम एक एक पीस को सॉयल बेस और कैप होल्डर को मूवमेंट कराते हुए एक एक पीस को फिक्चर में रख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक पीस को मूवमेंट करा करके फिक्चर पे पहले हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू की सहायता से एक एक पीस को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको एक एक पीस को चेक करने के बाद हम इसको बिन में रख देंगे। जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम एक एक पीस को टाइट कर रहे हैं। अब टाइट करने के बाद इसका मूवमेंट ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, क्योंकि यह टी बल्ब में लगता है। टी बल्ब में
लगने के बाद यदि हम होल्डर में लगाने के बाद इसको इजी मूवमेंट करा सकें। इसके डिफ्यूज़र फिटमेंट स्टेज के बारे में सावधानी पूर्वक ब्लू बिन में रखे डिफ्यूज़र को एक एक करके पॉली बैग से हटा के अपने टेबल पे रखता है, जिससे उसे कार्य करने में सहूलियत हो, आसानी हो। सारे डिफ्यूज़र को रखने के बाद वह डिफ्यूज़र फिटमेंट का प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वह लेफ्ट हैंड से डिफ्यूज़र को उठाता है और राइट हैंड से टी लैंप को उठाता है। उसके बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक पहले टी लैंप का आगे वाले हिस्से को टी लैंप के आगे वाले हिस्से में डिफ्यूज़र को दबाकर बैठाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से डिफ्यूज़र, यदि कोई लॉक छूट जाता है तो उससे लाइट की लीकेज होती है और हमें पूरी तरह से बल्ब से रोशनी नहीं मिल पाती है। इस तरह से ऑपरेटर हर लॉक को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर तरीके से हमारा डिफ्यूज़र फिटमेंट हुआ हो। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हर लॉक प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है, फिटमेंट हुआ है। बहुत ही सावधानी पूर्वक पीसीबी के दोनों किनारे पे लगाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पीसीबी के दो साइड हैं, दोनों साइड पे वो टेप लगाता है। टेप लगाकर एक एक करके सावधानी पूर्वक चिपकाता है। चिपकाने के बाद एक शीट पे जितने भी L2 पीसीबी हैं, उन सभी पे टेप लगाता है और साथ ही साथ टेप के पॉलिस्टर शीट को भी उखाड़ते जाता है। उसके बाद वह चाकू के माध्यम से, नाइफ के माध्यम से हर पीसीबी को सेपरेट करता है, ताकि आगे के स्टेज में पीसीबी को निकालकर स्ट्रिप पे चिपकाया जा सके। मैं आपको WI की ओर ले चलूँगा दोस्तों। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, WI लगा हुआ है। WI का मतलब वर्क इंस्ट्रक्शंस होता है। इसमें ऑपरेटर पढ़ता है, देखता है और समझता है, इसी के अनुसार कार्य करता है। इसमें वो सब सावधानियां भी लिखी होती है जो ऑपरेटर को काम करते समय सावधानियां बरतनी हैं। इसमें फ़ोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से ये भी दर्शाया होता है कि उसे काम कैसे करनी है। यह सब की सहायता से वह काम करता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो पीसीबी में टेप लगा हुआ उसे कैसे चिपकाते हैं। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, टी बल्ब पे L2 पीसीबी को जो अभी अभी हमने टेप लगाया हुआ है और नाइफ, चाकू के सहायता से अलग किया, उसे एक एक करके सावधानी से चिपका रहे हैं। उसे चिपकाते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्ट्रिप आगे ना जाए। 5S कॉन्सेप्ट यानी हाउसकीपिंग हमारे कार्यस्थल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि 5S होता क्या है। 5S एक जापानी विधि है जिसको हम अपने कार्यस्थल के लिए साफ सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्य और मशीन को शुरू करने से पहले मशीन की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी साफ सफाई से हम आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। 5S से हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। इसीलिए हमें अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई यानी 5S को मेंटेन करना जरूरी है। PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन ELF असेंबली एरिया। ELF असेंबली एरिया में निम्न प्रकार के PPE का प्रयोग किया जाता है। मास्क, सोल्डरिंग एवं वेल्डिंग प्रोसेस में मास्क का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, ताकि धुआं आदि से हम अपने को सुरक्षित रख सकें। फिंगर टिप्स, मैनुअल इंस्पेक्शन के लिए फिंगर टिप्स का प्रयोग जरूरी है, जिससे हम अपनी उंगलियों का बचाव कर सकते हैं। ELF असेंबली में एप्रन, स्लीपर और आवश्यकतानुसार रिस्ट बैंड का प्रयोग भी जरूरी है। चश्मे यानी गॉगल्स को हम कटिंग और सोल्डरिंग पर चश्मे का प्रयोग आवश्यक है, ताकि हम अपनी आँखों का बचाव कर सकें। सेफ्टी शूज़, ELF असेंबली एरिया के स्टोर एवं मटेरियल लाने ले जाने के समय हम सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करते हैं, ताकि हम अपने पाँवों की सुरक्षा कर सकें।